नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 101 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल क्लास 10th मैथ से। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले नंबर पर है रेखीय बहुपद x धन b का शून्यक होगा। शून्यक, उसे शून्यक कौन बनाएगा? x का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे। क्या होगा? तो इस x धन b को ही हम क्या लिख देंगे? शून्य के बराबर लिख देंगे। तो सीधे क्या हो जाएगा? ax बराबर ऋण b और x बराबर ऋण b बटे a। तो क्या होगा? शून्यक ऋण b बटे a होगा। आप भी मेरे साथों साथ बच्चों हल करते जाएंगे और कमेंट्स में लिखेंगे। देखिए यहां पर देखिए 96 एवं 404 का HCF होगा। 96 और 404 का जब हम HCF लेंगे तो सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 का दिए 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 का दिए 2 छिंग 12, फिर 2 का दिया 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड धातु के रूप में 1 2 3 4 5 बार है 2, 2 की घात 5 और 3 की घात 1। इसी तरह से 404 के हम यहां पर ले लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का देंगे 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 2 एकम 2 शून्यम 2 एकम। अब यहां पर 101 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे? 101 का ही भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 404 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल हमें लेना है। उभयनिष्ठ कौन है? दो दोनों जगह में है। दोनों के पास कौन है? 2 है। तो उसकी सबसे छोटी घात देखिए, यहां तो घात 5 है, यहां घात कितनी है? 2 है। तो सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है। इसके अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो सीधे लिखेंगे HCF 96 404 बराबर 2 की घात 2 यानी 4। जब ये सवाल के रूप में भी आएगा तो हमें ऐसे ही हल करना है, और वस्तुनिष्ठ में आया तो सीधे इस 4 को लगाकर आगे बढ़ना है बच्चों। देखिए तीसरे नंबर में है बहुपद 2x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? शून्यकों की अधिकतम संख्या बहुपद की उच्चतम घात के बराबर होती है। यहां बहुपद की उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या यहां पर कितनी है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए समीकरण निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। जब हम इनके हल करने के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तुलना करना होगा। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। x के गुणांकों का अनुपात a1 बटे a2, y के गुणांकों का अनुपात b1 बटे b2 और अचर पदों का अनुपात c1 बटे c2 कहलाता है। यहाँ देखिए 1 है और ये ऋण 3 है, इसे हम लिख देंगे ऋण 1 बटे 3। यहाँ पर b1 बटे b2 देखिए 2 है, फिर ऋण 6 है, जब हम इसे काटेंगे ये भी हो जाएगा ऋण 1 बटे 3। और फिर c1 बटे c2 में देखिए 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 बटे 1। तो ये दोनों मान, ऊपर के दोनों मान तो बराबर नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा मान बराबर नजर नहीं आ रहा है। तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो ये स्थिति है, कोई भी हल नहीं की स्थिति है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होता तो एक अद्वितीय हल होता। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 है तो कोई हल नहीं होगा। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण 6x धन 3y बराबर 8, 15x ऋण 7y बराबर 10 के हल होंगे। अब इसका भी हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसी तरह से अनुपातों को लेना होगा। a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे 15। देखिए ये a1 बटे a2 6 बटे 15 यानी 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटे 5। आप देखिए b1 बटे b2 जब हम लेंगे तो क्या होगा? b1 यहाँ कितना है? 3 है, b2 कितना है? ऋण 7 है, तो क्या होगा? 3 बटे ऋण 7। सर ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों ही आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो तीसरे की हमें आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी हम लिख लेते हैं c1 बटे c2 बराबर
ये -8 हो जाएगा और इस तरफ आकर ये -10 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 4/5। तो हमें जब पता चल जाए कि पहला ही अनुपात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो सीधे सीधे ये देखिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में हमें तीसरे अनुपात को देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो बराबर है या बराबर नहीं है। एक अद्वितीय हल की स्थिति में केवल दो का ही, जब ये बराबर होते हैं तब हमारे रास्ते खुलते हैं कि कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन यदि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो हम साफ कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है, क्योंकि उसका नाम ही है द्विघात। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो उसकी संख्या होगी 2। यहां पर देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है, एक भुजा है मान लो BC, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को क्या कहेंगे? जो अन्य दो रेखाएं हैं, ये देखिए अन्य दो रेखाएं हैं ना AB और AC, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC हो जाता है। तो इस प्रमेय को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, यहां देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक आपने 9th में भी पढ़ा है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए बिंदु ऋण 4 ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला बिंदु भी ऋणात्मक, दूसरा बिंदु भी ऋणात्मक, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह का बिंदु कहां मिलेगा? तृतीय चतुर्थांश में। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये हमें याद रखना है बच्चों, और ये हमारे अक्षों के हिसाब से हम जानते भी हैं। x है, x डैश है, y है और y डैश है। तो ये स्थान किसका है? ये स्थान है x और y का, मतलब दोनों धनात्मक। ये स्थान किसका है? y और x डैश का। x डैश यानी पहला मान ऋणात्मक और दूसरा मान धनात्मक। ये स्थान किसका है? x डैश और y डैश का, यानी दोनों के ऋणात्मक मानों का स्थान है। तो ये तृतीय चतुर्थांश है, दोनों ऋणात्मक। और ये देखिए x धनात्मक और y ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। नेक्स्ट है बच्चों बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हमें ज्ञात करना है, मान लो एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, तो PQ की दूरी हमें कैसे ज्ञात करना होता है? x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 पूरे का स्क्वायर। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 4 में से 2 गया 2, 2 की घात 2, फिर यहाँ पर ऋण 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 तो हुआ 4, ऋण 2 की घात 2 भी हुआ 4, तो दोनों मिलके हुआ √8। तो √8 यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न है सर्वसमीका साइन वर्ग फाई धन कॉस वर्ग फाई के बराबर है। साइन वर्ग फाई धन कॉस वर्ग फाई के बराबर कौन है? के बराबर 1 है। तो हमें देखिए तीनों सर्वसमीकाओं को विशेष रूप से याद रखना है। यहां पर देखिए थीटा के रूप में बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों सर्वसमीकाओं के पक्षांतर वाले रूप भी आपको विशेष रूप से याद रखना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर देखिए tan 45 अंश का मान है, tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है। tan के हमें 3 प्रमुख मान हमें याद रखना है tan के। तो देखिए tan 30 अंश, सबसे पहला मान tan 30 अंश बराबर 1/3। फिर है tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर 1, और tan 60 अंश बराबर करनी 3। इन तीनों मानों की विशेष आवश्यकता पड़ती है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर में, तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए tan 30 अंश बटे cot 60 अंश का मान है। तो देखिए tan 30 अंश का मान अभी मैंने लिखा था 1/3। cot 60 अंश, tan का पूरक कौन है, cot ही तो है, तो cot 60 अंश का मान भी कितना है, 1/3। अब 1/3 से 1/3 ही कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है, यहां पर देखते हैं, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। सूर्य के उन्नयन कोण का मान देखिए, मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया दोनों ही आपस में कैसी हैं, बराबर है, यानी लंब और आधार दोनों आपस में बराबर। यदि उन्नयन कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर देखिए ABC है, AB/BC यदि हम करेंगे, यानी सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा दोनों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x/x हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 tan थीटा का मान कब होता है, जब tan 45 अंश होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45 अंश आएगी। यानी जब लंब और आधार के मान आपस में बराबर होते हैं तो उन्नयन कोण का मान कितना होता है, 45 अंश होता है बच्चों। अगला देखिए, क्षैतिज तल से नीचे रखी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण, नीचे रखी वस्तु को देखना है तो अवनमन कोण कहलाएगा। नीचे रखी वस्तु को देख रहे हैं ना, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और यदि ऊपर रखी हुई वस्तु को देख रहे हैं तो कहलाएगा उन्नयन कोण। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। अगला 17वें नंबर पर, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 16 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, व्यास से आधी हो जाती है त्रिज्या। एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण 260 अंश है तो लघु त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। हमें पता है वृत्त का संपूर्ण केंद्रीय कोण जो है, संपूर्ण केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 अंश। यदि दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण 260 अंश है तो लघु त्रिज्य खंड का कोण तो 100 अंश ही होगा ना, क्योंकि दोनों का योग ही तो 360 अंश होता है, तो यहां जाएगा 100 अंश। नेक्स्ट, यहां पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πRh है। तो हमें विशेष रूप से इन सूत्रों को याद रखना है बच्चों। सबसे ऊपर जो है बेलन का आयतन है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये शंकु का आयतन है। तो हमें सारे सूत्र याद रखना है, सूत्र भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए शंकु के आयतन का सूत्र अभी मैंने बताया, बताइए 1/3πr² है शंकु के आयतन का सूत्र। चलिए आगे है, यहां पर देखिए नंबर 21 पे देखिए, हाँ 21 पे आया, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में क्या संबंध है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। आप किसी भी तरह से यदि पक्षांतर करके पूछा जाए तो हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों पक्षों के मान बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 1 बहुलक और 2 माध्य मिलकर 3 हो जाएंगे। यदि इसे पक्षांतर करके दे दिया जाए तो 3 माध्यक ऋण 2 माध्य का मान क्या होगा, जब 3 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बहुलक बचेगा। इस तरह से हमें याद रखना है बच्चों कि हमेशा बहुलक के सामने 1, माध्य के सामने 2 और माध्यक के सामने 3 होना चाहिए, इन सूत्रों को जब व्यवस्थित करना हो तब। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, सबसे ज्यादा बार आने वाला। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आए चाहे टेल आए, प्रायिकता कितनी है, 1/2 है।
यहां पर देखिए, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है? तो वह घटना कहलाती है प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना, इसीलिए तो हम कहते हैं एक सिक्के को उछालने पर हेड आना एक प्रारंभिक घटना है, टेल आना एक प्रारंभिक घटना है, जिसका केवल एक ही परिणाम हो। यानी एक पासे को उछालने पर एक आना, दो आना, तीन आना, 4, 5, 6, ये एक एक ही परिणाम है, एक एक ही परिणाम है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रारंभिक घटना। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। एक आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6 और 6 आने की 1/6 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा? योग 1 आएगा। इसलिए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। और प्रारंभिक घटना की क्या खासियत है? उसका केवल एक ही परिणाम होता है। नेक्स्ट, यहां पर देखिए, ताश के पत्तों में फेस कार्ड की संख्या होती है। तो ताश के पत्ते में 4 प्रकार के कार्ड होते हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फेस कार्ड देखिए, फेस कार्ड यानी चेहरे वाले कार्ड कौन कौन है? बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये चारों के पास है। ये किसके पास है? चारों के पास है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो कितने हो गए? 3, 4, 12। तो फेस कार्डों की संख्या कितनी है? 12 है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 10% हो सकती है, 50% हो सकती है, 1 हो सकती है, 30 नहीं हो सकती है, कोई परसेंट में नहीं है। 1 से अधिक तो प्रायिकता होती नहीं है, तो 30 बिल्कुल नहीं हो सकती है बच्चों। नेक्स्ट लेंगे आप 12, 15 और 21 का HCF है 12 के अभाज्य गुणनखंड। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 12 को क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। फिर 15 को क्या लिखेंगे? देखिए, पहले 3 का दिया, 3 5 15, 5 एकम 5। 15 को लिख देंगे 3 की घात 1, 5 की घात 1। और 21 को क्या लिखेंगे? 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 21 को लिखेंगे 3 की घात 1 और 7 की घात 1। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। सबसे छोटी उभयनिष्ठ कौन है? 3 है, और उसमें सबसे छोटी घात कितनी है? तो HCF 12, 15, 21 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 की घात 1 अर्थात 3। ये हमारा आंसर है बच्चों, 3। चलिए 28वें नंबर पर लेते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण खालिस्थान तथा संगत भुजाएं खालिस्थान होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों की क्या खासियत है? उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ऑप्शन पहला यहां पर सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 रेखाएं क्या करेंगी? तो हमें पता करना ही पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालना होगा सर। इससे हमें क्या होगा? इनके गुणांकों के अनुपात देखिए, 1/3, 1/3 a1 बटे a2 आ गया। b1 बटे b2 कितना है? ऋण 2/4 यानी 1/2 के सामने ऋण 1/2। और फिर c1 बटे c2 यहां पर है ही नहीं c1, और यहां पर कितना है? ऋण 20 यानी 0/20। तो कितना आ गया? 0। हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 ही b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम क्या करेंगे? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब एक अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यदि कोई हल नहीं की स्थिति होती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समपाती होती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो हल कैसे होंगे? संगत होंगे। जब रेखाएं समांतर होंगी तो हल असंगत होंगे, और जब रेखाएं संपाती होंगी तो हल संगत एवं आश्रित एवं संगत होते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पर देखिए द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है, द्विघात है भाई, द्विघात है यानी सबसे बड़ी घात दो, तो दो है तो मूलों की अधिकतम संख्या होगी दो। अब नेक्स्ट चलिए समझते हैं 31वां सवाल। यहां पर है ऋण 3 ऋण 1/2 दो डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है ऋण 3, सार्वांतर डी बराबर कितना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो कितना हो जाएगा ऋण 1/2 ऋण 3, तो डी बराबर ऋण 1/2 धन 3, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा यानी 5/2, डी का मान 5/2। हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है A10 क्या होगा, एक राजा होगा और 9 सिपाही होंगे। भाई 10 लोगों का बुलवा है तो फिर क्या हो जाएगा, एक राजा और 9 सिपाही चले जाएंगे। 5 लोगों का यदि निमंत्रण होता तो एक राजा और 4 सिपाही जाते, A+4D, लेकिन यहाँ पर क्या है A+9D। हमें ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों, हम इन्हें A कितना है -3 है, +9D कितना है 5/2 है। अब यहाँ पर देखिए ऋण 3 और 9 पाना 45/2, फिर ये 3 इधर 2 इधर आ जाएगा, 3 दूनी ऋण 6 धन 45/2, तो क्या प्राप्त होगा 39/2। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर सही है, 39/2 होगा बच्चों इसका आंसर। चलिए सभी व्रत होते हैं समरूप, समबाहु, संगत या इनमें से कोई नहीं। सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। इसके आगे हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, किंतु सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये 4 बातें विशेष रूप से पूछी जाती हैं बच्चों। आगे देखिए बिंदुओं 0,5 -50 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लो ये दोनों बिंदु ए बी हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, -5 - 0 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 - 5 पूरे का स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों देखिए, अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी +25 और -5 का फिर स्क्वायर यानी +25, ये हो जाएगा √50। अब 50 को हम अलग अलग गुणनखंड में लिखेंगे, 2 × 5 × 5 है, 5 का जोड़ा बन गया, 5 हो जाएगा बाहर, 5√2 हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर का आंसर हमारा सही है बच्चों। चलिए आगे देखिए 34वें नंबर में sin 45 अंश का मान 1/√2। हमें पूरी त्रिकोणमितीय सारणी याद रखना है, तो यहाँ पर sin 45 बहुत इजी मान पूछ लिया, 1/√2। फिर आगे देखिए दृष्टि रेखा से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। नीचे देखने पर हमें क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। क्षैतिज रेखा से नीचे, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर हमें कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। थोड़ा इसे सुधार लेंगे, यहाँ है क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है 90 अंश। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, 90 अंश या समकोण होता है। जब भी आप अर्धवृत्त पर कोई कोण बनाते हैं तो ये सदैव यहाँ पर देखिए 90 ही अंश का कोण बनेगा। आप कहीं से भी छूकर आए, ये 90 अंश का ही कोण बनता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, 90 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई एक संख्या है, पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे और ये देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है 5, तो इनका माध्य कितना हो जाएगा, 15/5, तो काटने पर आएगा 3। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है 3, तो यहां पर आ जाएगा आंसर 3 आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं अब। एक घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या है, 0 है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, तो ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती
असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। आगे देखिए, फिर है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 7 अपना 35 दूनी 70 दूनी 140, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखिए 140, सबसे पहले आप 2 का भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 का दिया, 5 7 35, फिर 7 का दिया, 7 एकम 7, 140 बराबर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और फिर हम इसे लिख देंगे 140 बराबर 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। इस तरह से हमारे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट, यहाँ वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? आप ही बताइए, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या है? निश्चित रूप से घटित होगी ही, तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 1 है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। यहाँ पर देखिए, बिंदुओं 0,6 और 0,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से हमें क्या करना होगा, ए बी के बीच की दूरी देखिए 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 2 - 6 पूरे का स्क्वायर, तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये तो गया, फिर √- 4 का स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √16, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 इकाई हो जाएगा यहाँ आंसर। तो ये 4 इकाई आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, यहां देखिए tan 30 अंश का मान है। tan 30 अंश का मान मैंने आपसे तैयार करवाया था, 1/3 है। 45 नंबर पर है, एपी दी गई है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए हमारे पास कितना है? 10 है। डी हमारे पास कितना है? 7 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है ना बच्चों? अब हमारे पास क्या निकालना है? 30वां पद। A30 बराबर क्या होता है? एक राजा होता है, उसमें 29 सिपाही होते हैं। A + 29 D, 1 और 29, तो A हो जाएगा 10 धन 29, D का मान है -3, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -87। तो ये -77 हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr कोष्टक में r धन l। ये फार्मूले हमें अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुजों के बारे में मैंने आपको बताया, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, किंतु सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। आगे यहां ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि 2πr है। वृत्त की परिधि क्या है? 2πr। यहां देखिए बच्चों, 8, 9 और 25 का LCM होगा। जब हम तीनों के LCM निकालेंगे तो क्या होगा? 8 2 4 2 2, फिर 2 का दिया, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 to the power 3। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 की पावर 2। इसी तरह से 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 की पावर 2। तो संख्याओं में संबंध LCM निकालना है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, तो यहाँ पर 2 की घात 3 सबसे बड़ी, 3 की घात 2 सबसे बड़ी, 5 की घात 2 सबसे बड़ी, सभी का आपस में गुणा हो जाएगा। सभी का आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 25 का ये पूरा है, तो 25 का 9 से गुणा हो जाएगा, तो 225, और 225 का 8 से गुणा हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 की शून्य हासिल का 4, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 की शून्य हासिल का 2, 8 दूनी 16 17 18 1800 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर LCM 8 9 25 का। आगे देखिए, यहाँ 50वें नंबर का प्रश्न है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज तल के साथ कौन सा कोण बनाती है? अवनमन कोण बनाती है। क्या ऊपर देखने पर? बताइए। ऊपर देखने में तो सर उन्नयन कोण बनता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य कथन है। आगे देखिए, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो k का मान
बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 2 के स्थान पर 2 रहेगा, x के स्थान पर 2 प्लस y के स्थान पर 1 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5। k की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 5 आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए 52 नंबर पर क्या है, 20 और 40 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु। 20 और 40 का मध्य बिंदु कितना है, 30 है, इसे ही हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। अब यहां पर देखिए वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ रही है, दृष्टि रेखा कहलाती, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लो इस बिंदु पर खींचना है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होती है। वृत्त पर अनंत बिंदु है, अनेक बिंदु है, तो अनेक होती है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। अभी हमने देखा वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के व्यास d और त्रिज्या में संबंध क्या है, तो त्रिज्या से दुगना होता है, d बराबर 2r। व्यास त्रिज्या का दुगना बड़ा भाई है, वो त्रिज्या से दुगना बड़ा है, तो d बराबर 2r। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लीजिए, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। आगे यहां देखिए, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्त कर का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac से निकालेंगे। b की वैल्यू -4 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, -4, a की वैल्यू कितनी है, वहाँ 1 है, c की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 16 - 16, 16 में से 16 कम हुआ तो 0 हो गया, और यहां विविक्त कर का मान 0 आ गया। 0 विविक्त कराने पर दोनों मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। समीकरण दिया है x 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है और y बराबर 2 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है। यहां पर देखना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 और y बराबर 2 होगा क्या। वास्तव में रख के देखिए, x बराबर 1 और y बराबर 2 रख के देखिए, दोनों पक्षों में 5 5 आ गया। इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। आगे देखिए, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, किसी एपी में यदि d बराबर -4 है, n बराबर 7 है, तो n बराबर 4 तो a का मान होगा। तो हमें पता है कि an बराबर a + n - 1d हमारा फॉर्मूला है। an की वैल्यू है 4, a का मान पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू है 7 - 1 और d की वैल्यू है -4। अब यहां पर हम इसे हल कर देंगे तो 4 = a + 6 × -4, तो 4 = a - 24, तो a = 24 जब इस तरफ आ जाएगा तो 28 हमारा आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, HCF 91 और 21 का जब हमें HCF निकालना है तो 91 देखिए 7 एकम 7 और बचा 2 7 21, फिर 13 एकम 13, फिर 21 का देखिए, 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 7 21। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 की घात 1 13 की घात 1, 21 के अभाज्य गुणनखंड है 3 की घात 1 7 की घात 1। तो यहाँ उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है, 7 है, उसकी सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है, यानी इन दोनों का HCF क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सभी खालिस्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, यह भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, 4003 के बीच की दूरी 5 इकाई है क्या, वास्तव में करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 0 में से √AB = लिख दीजिए 0 - 4 पूरे का स्क्वायर प्लस 3 - 0 पूरे का स्क्वायर, क्या होगा। यहाँ पर देखिए
16 प्लस 9 अंडर 25, 25 और दूरी सदैव धनात्मक होती है तो सीधे धनात्मक मान लेंगे। 5 इकाई है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, नहीं, यह कथन असत्य है। तो शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। घन इकाई में लेंगे आयतन को हम। आगे देखिए, वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं हो, हाँ, वृत्त की तो भाई साहब अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के किसी बिंदु की केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, लेकिन वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आगे देखिए बच्चों, 67 नंबर पर त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि विविक्त कर का मान होगा, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने किया था -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 4, तो ये 16 - 16 आने की वजह से विविक्त कर 0 था। इस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अगला है, घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं का योग तो 1 होता है सर। फिर चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए 78 नंबर पर क्या दिया हुआ है? कॉसेक 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान जब हमें पता है ये कितना होता है 1, तो उसका व्युत्क्रम कॉसेक 90 डिग्री होगा, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा। नेक्स्ट, यहां पर देखिए 79 नंबर पर खालिस्तान प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो दृष्टि रेखा होती है, और तल के समांतर रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। तो यहां पर दृष्टि रेखा आएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट यहां पर देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, बोलिए इसे क्या कहते हैं? यह वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। और जो भाग जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ होता है वह वृत्त खंड कहलाता है। तो अभी यह त्रिज्य खंड के बारे में पूछा गया है। आगे देखिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, उक्त परिभाषा उन्नयन कोण की है। उन्नयन कोण की परिभाषा है बच्चों। आगे देखिए, यहां पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? d बराबर b वर्ग ऋण 4ac विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है। आगे देखिए 83 नंबर पर है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। आपको सारणी अच्छी तरह से याद कर लेनी है। फिर है, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। बिल्कुल बाह्य बिंदु से आप किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं वो दोनों स्पर्श रेखाओं की, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, बिंदुओं 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें ए बी बराबर देखिए 0 - 7 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 - 1 पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 √50। √50 का ही मतलब ये आ गया दोनों के बीच की दूरी बच्चों। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए 87 नंबर पर है, x × x - a बराबर 0, तो x के मान खालिस्तान और खालिस्तान है। देखिए x × x - 1 बराबर 0, जब x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, और जब x बराबर 0 ये दोनों मान है, इसे 0 करेंगे तो x बराबर 0, x - 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1, तो 0 1 आंसर ये है बच्चों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए AP दी गई है 10, 7, 4 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद हमें दिया गया है, सार्वांतर हमें दिया गया है, कितना है? -3 है। A tan क्या हो जाएगा? 1 राजा 9 सिपाही, A हो जाएगा 10 धन 9, D का मान -3 है, तो ये हो जाएगा tan
-27, तो -17 हमारा आंसर है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ। आगे देखते हैं 89 नंबर पर है, समांतर श्रेणी दी गई है का 11वां पद है। इसका हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर -3 है और d बराबर देखिए आप, d बराबर कितना है? -1/2 -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 5/2 हो जाएगा d का मान। तो फिर अब क्या निकालना है हमें? इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो a11 = a + 10d, a + 10d, a का मान है -3 + 10, d का मान है 5/2, 2 5s are 10, तो कितना हो जाएगा? -3 + 25 = 22 हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। यहाँ पर 11वां पद 22 है। यहाँ पर देखिए 90 नंबर पर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या है? L + f1 - f0 अपॉन f2f1 - f0 - f2 × h। तो L प्लस के साथ हमें देखना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि L भी होना चाहिए और H भी होना चाहिए। फिर f1 - f0, 2f1 - f0 - f2 × h। ये है हमारा सही उत्तर। अब यहाँ पर देखिए 91 नंबर पर यदि द्विघात बहुपद हमें दिया गया है कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है? ऋण b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। हमें शून्यकों का योग पूछा गया है, ऋण b/a है। अब यहाँ पर देखिए HCF ज्ञात, HCF AB गुणा LCM AB बराबर क्या होता है? a × b। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF AB गुणा LCM AB। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। 93 नंबर का प्रश्न समझ लेते हैं। 6 और 20 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 6, 3 × 3, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1, 3 की घात 1। फिर 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 × 2, 2 × 0 2 × 5 10, 5 × 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 × 5 की घात 1। तो HCF होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो हो जाएगा HCF 6 20 बराबर, यहाँ पर 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 आएगा। 2 की घात 1 मतलब 2 हमारा आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 94 नंबर पर cos थीटा का व्युत्क्रम होता है sec थीटा, तो 1/sec थीटा। cos थीटा को क्या लिखना है हमें? 1/sec थीटा लिखना है। आगे देखिए समीकरण दिया हुआ है कि विविक्त कर का मान ज्ञात करना है। विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac हमने अभी सीखा। b वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग। यहाँ देखिए ऋण 4, a की वैल्यू कितनी है? 3 है, c की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऋण 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो विविक्त कर का मान 0 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर पर जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म इतने और इतने a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण के का कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा या अनंततः अनेक हल होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। आगे देखेंगे 97 नंबर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ये देखिए वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं बच्चों। अब देखिए 98 नंबर पर है कर्णी 5 एक खालिस्थान संख्या है, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 99 नंबर पर है HCF 91 21 का HCF अभी हमने निकाला, कितना आया था? 7 है बच्चों। 91 और 21 का HCF यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ। आगे देखिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्थान के रूप में जाना जाता है, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है श्रीधराचार्य के सूत्र को। सूत्र क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2। यह श्रीधराचार्य सूत्र है या द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र है बच्चों, द्विघाती सूत्र। आगे देखिए 101 नंबर पर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो बच्चों आज ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।